हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, जैसा कि आपको स्लाइड से दिख रहा है कि आधारशिला इस पुस्तिका से कौन कौन से प्रश्न आएंगे। आधारशिला फाउंडेशनल लर्निंग पर आधारित प्रश्नोत्तरी भाग 1। जैसे आधारशिला आपको जो बुकलेट मिली हुई है, मॉड्यूल मिला है, इसमें 6 भाग हैं। तो भाग 1 से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न हैं, उन 22 प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में कलेक्ट किया है। उनको आप जो है अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। अब सीरीज पार्ट 1 लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि अभी तक जो भी मैंने वीडियो बनाए थे वो तीनों मॉड्यूल का कॉम्बिनेशन था, लेकिन अब जो मैं बना रहा हूं वो पर्टिकुलर एक एक बुकलेट को लेके बना रहा हूं। जब ये आधारशिला बुकलेट पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं नेक्स्ट मॉड्यूल ध्यान आकर्षण शुरू करूंगा। तो दोस्तों, यहां पर इस पूरी सीरीज को आप देखते रहिए। ये सीरीज पार्ट 1 है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो इसी का पार्ट होगा। और इस आधारशिला में टोटल 6 भाग हैं। तो इसमें भाग 1 में कुछ क्वेश्चन जो जितने भी बनते थे वो मैंने बनाए हैं, और इसके बाद भाग 1 में अभी और भी बहुत सी चीजें बाकी रह गई हैं। वो जो नेक्स्ट वीडियो मैं दूंगा उसके बाद यूट्यूब पे डालूंगा, उसमें आप देखिएगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिशन बेसिक एजुकेशन चैनल को आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा आवश्यकता। तो फाउंडेशन लर्निंग की बात की जा रही है, इट मीन्स हमारी आधारशिला की बात की जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए आधारशिला को हम लोग फाउंडेशनल लर्निंग भी कहते हैं। तो फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम प्रश्नोत्तरी पे आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये स्लाइड हमारे विद्यालय की शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को जितना एक निश्चित समय अवधि में सीख लेना चाहिए वे नहीं सीख पा रहे हैं। बच्चों की ना सिखा पाने की ये कमजोरी उन्हें आगे की कक्षा और अधिक कठिनाई की ओर ले जाती है, क्योंकि जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती चली जाती हैं वैसे ही विषय वस्तु का विस्तार और उसकी गूढ़ता उनके लिए समस्या बनती जाती है। अगर हम विचार करें तो ये पाते हैं कि बच्चों की शुरुआती तैयारी ठीक प्रकार से ना होने के कारण विभिन्न विषयों का सीखना ध्रुव हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को निम्नांकित प्रकार के मौके मिलने चाहिए। सुनने, बोलने के मौके, यानी कि जो बात मैं उनसे कहूं वो हमारी बात को सुने और उसके प्रश्नों को बोलकर उत्तर दें, यानी कि सुनने और बोलने के मौके उन्हें मिलना चाहिए। कल्पनाशील सृजनात्मकता के अवसर, उसके बाद है आपका रचनात्मक क्रियाकलापों को करने के साथ साथ प्रस्तुतिकरण के मौके, यानी कि कोई भी रचनात्मक क्रियाकलाप हो वो करें, उसके बाद जो प्रस्तुतिकरण है उनके मौके उनको मिलना चाहिए। अपनी बात को अपनी भाषा में कहने के अवसर प्राप्त होने चाहिए, यानी कि जिस परिवेश में वो रहते हैं उन्हीं की भाषा में उनको अपनी बात कहने की मौका हमें देना चाहिए। चीजों को अपने रुचि एवं पसंद के अनुसार उलटने पलटने, देखने, गिनने, संग्रह करने, अनुमान लगाने, बातचीत करने, आड़ी तिरछी रेखाओं से अपनी पसंद के अनुसार चीजें बनाने व गढ़ने के मौके उन्हें देना चाहिए। समूह में खेलने वाले कार्य के मौके, यानी कि हम लोगों को उनको समूह में कैसे खेलेंगे उनके कार्य के भी मौके हमें यहां पर देने चाहिए। यदि इसे अधिक गहनता से विश्लेषित करें तो ये पाएंगे प्रारंभिक स्तर पर ये सभी मौके हम केवल 2 विषय क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं, भाषा अर्ली लिटरेसी और गणित अर्ली न्यूमेरेसी। तो इन विषय क्षेत्रों में यदि शुरुआती स्तर पर ELPS के सिद्धांत पर आधारित समझ बनाने का प्रयास किया जाए तो क्रमशः आगे का सीखना आसान होगा। गणित सीखने का एक निश्चित क्रम है, इसी को हम ELPS कहते हैं, और यह विधि आधारशिला मॉड्यूल भाग 3 में दी गई है। तो दोस्तों, ये अगर कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इनको हम थोड़ा सा ध्यान से गहनता से समझ लें कि अगर बच्चा जो उसका बेस है अगर वहां पर वो कमजोर रहेगा तो आगे की कक्षाओं में उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो हमें वही चीज जो है
अब ध्यान में रखना है कि हम अगर उस बच्चे का फाउंडेशनल लर्निंग, बुनियादी जो शिक्षा है उसको मजबूत कर देंगे, किसी इमारत की बुनियाद अगर मजबूत कर देंगे तो वो इमारत खड़ी रहेगी, अदरवाइज वो इमारत मजबूत नहीं होगी तो वो गिर जाएगी। उसी तरीका से हमारा बच्चा है, अगर हम उसको फाउंडेशन इन बुनियाद उसकी मजबूत कर देंगे, जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं उनमें अच्छे से हम उनको सिखा देंगे तो उनको वाली कक्षाओं में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित प्रश्नोत्तरी भाग 1। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को और दूसरे ग्रुप्स में भी इसको फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। दोस्तों यहाँ पर पहला जो प्रश्न है ईएलपीएस का क्या मतलब है, तो ये आधारशिला का जो भाग 3 है उसमें पूरे विस्तार पूर्वक समझाया गया है, लेकिन ये शब्द जो है भाग 1 में आ गया था, इसलिए मैं इसके बारे में ही डिस्कस करता हूं। तो पहला जो ईएलपीएस का मतलब है एक्सपीरियंस लैंग्वेज यूज्ड पिक्चर सिंबल। तो हमें ध्यान रखना है ईएलपीएस जो है वो गणित सीखने का एक निश्चित क्रम है। पहले ठोस वस्तुओं के साथ काम, फिर चित्रों के साथ काम और बाद में संकेतों तथा प्रतीकों के साथ काम करना आवश्यक है। ये इसके बारे में ही बताया गया है। जैसे एक्सपीरियंस दे रखा है, यहाँ पर लैंग्वेज दे रखा है, पिक्चर दे रखा है, सिंबल दे रखा है, वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि अनुभव है, भाषा है, हमारा चित्र है और हमारे संकेत हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, जैसे एक्सपीरियंस का मतलब हो रहा है अनुभव, जैसे वो बच्चा जो है ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, विविध प्रकार की वस्तुओं के साथ बार बार अभ्यास करता है तो उसकी समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज भारी है या ये चीज हल्की है। उसके बाद लैंग्वेज, वस्तुओं के साथ क्रिया करते हुए दैनिक जीवन के विविध संदर्भों से जुड़ी भाषा वो जान जाता है। उसके बाद पिक्चर, यानी कि यहाँ पर चित्रों के साथ कार वार्तालाप, अलग अलग प्रकार के चित्रों के साथ विविध तरीकों से तुलना करना। जैसे आप उसको 2 चित्र दिखा दें, एक में बड़ा दिखा दें और एक में छोटा दिखा दें, उससे पूछें बेटा ये बताओ इसमें बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, तो वो आसानी से उस चीज को पहचान लेता है। 2 बच्चों को खड़ा कर दें, उसमें हम कंपैरिजन कराएं, क्या ये बड़ा है, इसमें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा। तो इस तरीके से हम लोग चित्र के माध्यम से भी ये सब चीजें दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं गणित की विधि। उसके बाद सिंबल, मात्रात्मक और क्रमागत अवधारणाओं के साथ प्रतीकों का प्रयोग करके भी हम उनको बता सकते हैं। हमने कोई बड़ी लाइन खींच दी, उसके बाद हमने उस छोटी लाइन खींची, फिर पूछा इसमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, तो बच्चा जो है बताता है कि ये बड़ी है और ये छोटी है। तो इस तरीके से ईएलपीएसी का इस्तेमाल करके हम लोग जो गणित सीखने का जो निश्चित क्रम है उसको फॉलो करा सकते हैं अपने कक्षा में। चलिए अगली स्लाइड शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर यहां पर 2 की बात करें हम, तो प्रश्न नंबर 2 में भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, याद रखना है, मैंने यहां पर इस तरीके से इसको डिफाइन किया है कि बच्चा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि बच्चा अगर जब सुनता है किसी चीज को, बस हमें ये ध्यान रखना कि कक्षा में हम जो चीज उसको बता रहे हैं वो सही तरीके से उसको सुन रहा हो। जब वो सुनता है उसके बाद तभी वो अपनी प्रतिक्रिया देता है, तभी वो बोलता है। तो सुनना, बोलना, जब वो बोलने लगता है तब वो फिर उसको पढ़ता है, पढ़ना, फिर लिखना। तो यहां पर इसीलिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो ये क्रम है भाषा कौशल का, तो हमें ये ध्यान रखना है। यहां पर अगर हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात करें, तो जैसे भी हमने बताया था कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है LSRW क्या है, तो हमें मालूम होना चाहिए LSRW जो होता है, अभी आपने इससे पहले हमने भी बताया था पिछली स्लाइड में कि L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग और R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। यानी कि बच्चा जो है सबसे पहले वो क्या करता है, सुनता है, उसके बाद फिर वो बोलता है, फिर वो पढ़ता है और फिर लिखता है। तो LSRW क्या है ये समझ लीजिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग होता है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों के अंदर विकसित होने वाले गणितीय दक्षताएं कौन कौन सी हैं, ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी दक्षताएं जो है बच्चे के अंदर विकसित होने वाली गणितीय दक्षताएं हैं। तो संख्या पूर्व अवधारणाएं, संख्या बोध, तीसरी है गणितीय संक्रियाएं, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अपने आसपास की चीजों को गणित के नजरिए से देखना, ये जो है प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों के अंदर विकसित होने वाली गणितीय दक्षताएं होनी चाहिए।
दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 जो है शिक्षकों के लिए विकसित किए गए मॉड्यूल के क्या क्या नाम है। तो सबको मालूम है कि आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षक मॉड्यूल, शिक्षण संग्रह, इनको हम लोग फाउंडेशन लर्निंग, रिमेडियल टीचिंग, कंपेंडियम जो है कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फाउंडेशन लर्निंग की, तो फाउंडेशन लर्निंग का मतलब होता है कि बुनियादी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो बच्चे का बेस मजबूत करती है, यानी कि आधारशिला जो मॉड्यूल है हमारा वो इसी पर आधारित है। और ध्यान आकर्षक जो रिमेडियल टीचिंग होती है उसका मतलब ये हो जाता है उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ये हो गया जैसे हम किसी डॉक्टर को दिखाने गए और उसने उस मरीज में क्या प्रॉब्लम्स है वो उसने डायग्नोस कर लिया, उसके बाद क्या उसका उपचार करना है, क्या दवाई देना है, वो सब चीजें जो है वो समझता है और देता है। उसी तरीके से हमें भी बच्चे का ये देखना है कि बच्चा कहाँ पर प्रॉब्लम्स है बच्चे के साथ, यानी कि वो क्या चीज नहीं जानता है, उसने पिछली कक्षाओं में क्या नहीं सीखा है, वो ही चीजें हमें ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के द्वारा करनी है। और जो बच्चे अपनी कक्षा में, जैसे वो कक्षा 3 में आ गए या 4 में आ गए या 5 में आ गए और वो अपनी कक्षा के स्तर को नहीं पकड़ पा रहे, इट मीन्स वो पिछली कक्षाओं में उन्होंने ध्यान नहीं दिया है या उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये यहाँ पर जो दूसरा मॉड्यूल है ध्यान आकर्षण, वो इसीलिए बना है कि इन बच्चों का हमें उपचार करना है और इन बच्चों को भी हमें उस कक्षा के अनुरूप लेकर आना है। तीसरा जो है शिक्षण संग्रह, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है, कंपेंडियम का मतलब होता है सारांश। तो यहाँ पर टीचर्स को के बारे पूरा टीचर्स के लिए दे रखा है कि आपको शिक्षण योजना कैसे बनाना है, आपको प्रार्थना सभा कैसे आयोजित करना है, आपको पूरा एक विस्तार पूर्वक शिक्षण संग्रह में टीचर्स के लिए दे रखा है। तो ये तीनों मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे मॉड्यूल्स हैं। अगर हम इनको अच्छे से रीड करें तो अच्छे से वो चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने शुरू किया है वो आधारशिला को लेकर मैं चल रहा हूँ, आधारशिला मॉड्यूल को लेकर चल रहा हूँ। आप लोग वीडियोस को देखिए, उनके प्रश्न को अपने डायरी में नोट कर लीजिए, जो अब जब आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी तो उसमें ये सब चीजें आपके काम आएंगी। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, आधारशिला मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है। तो हमें मालूम होना चाहिए आधारशिला जो हस्तपुस्तिका है का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं में भाषा व गणित विषयों को शिक्षण के विभिन्न तरीकों व गतिविधियों से रोचक बनाकर उनकी आधारशिला को मजबूती प्रदान करना है, जिससे उनके व्यक्तित्व एवं भावी जीवन को उन्नत बनाया जा सके। ये आपको प्रश्न ध्यान रखना है, कोई पूछता है कि आधारशिला मॉड्यूल में क्या आप करेंगे या क्या है उसका उद्देश्य, तो आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 7 की बात करें तो हस्त पुस्तिकाओं के विकास से संबंधित संस्थाओं के नाम बताइए, यानी कि जिन संस्थाओं ने इस पुस्तिकाओं को डेवलप करने में सहयोग किया है उनका क्या क्या नाम है, तो वो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। SCERT, तो दोस्तों SCERT की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो सबको मालूम होना चाहिए कि स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जो होती है SCERT की फुल फॉर्म होती है, और कभी कभी आ जाता है NCERT। तो हम लोगों को ये याद होना चाहिए कि थोड़ा सा फर्क है। SCERT का मतलब हो रहा है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और जो NCERT है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो दोनों में डिफरेंस हमें याद रखना है। तो इन पुस्तिकाओं को जो आप सहयोग प्रदान किया गया वो संस्थाएं हैं SCERT, गुणवत्ता प्रकोष्ठ, समग्र शिक्षा एवं समृद्ध, राज्य गुणवत्ता समूह, यूनिसेफ, इग्नस पहल आदि लोगों ने सहयोग करके ये पुस्तिकाएं डेवलप की हैं और उनका बहुत योगदान रहा है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 8 की बात करें तो प्रश्न नंबर 8 में कितने स्तर पर अकादमिक संदर्भ समूहों का गठन किया गया है। तो हमें याद रखना है कि 2 स्तर पर अकादमिक संदर्भ समूहों का गठन किया गया है। एक राज्य स्तर पर SRG अपॉइंट किए गए हैं और जिला स्तर पर ARP अपॉइंट किए गए हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि SRG का मतलब क्या है। तो SRG का मतलब स्टेट रिसोर्स ग्रुप। प्रश्न 10 है ARP का मतलब क्या है। तो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। प्रश्न नंबर 10
आधारशिला हस्त पुस्तिका में कितने भाग हैं? तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि आधारशिला जो बुकलेट है, मॉड्यूल है हमारा, उसमें 6 भाग हैं। फाउंडेशन लर्निंग शिविर कितने दिवसीय है? फाउंडेशन लर्निंग शिविर 50 दिवसीय है। उसके बाद 12वां प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर किन माह में होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए सत्र से के आरंभ से, यानी कि अप्रैल से जुलाई के बीच में हमारा फाउंडेशन लर्निंग शिविर आयोजित होगा, यानी 50 दिवसीय जो शिविर है वो आयोजित होगा। प्रश्न नंबर 13, आधारशिला किन विषयों पर आधारित है? तो मालूम होना चाहिए आधारशिला भाषा व गणित पर आधारित है। आधारशिला मॉड्यूल का विकास क्यों किया गया है? तो हमें यह ध्यान रखना है कि आधारशिला मॉड्यूल का विकास बच्चों में लर्निंग आउटकम की अपेक्षित संप्राप्ति के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 15 की बात करें तो आधारशिला मॉड्यूल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हमें मालूम होना चाहिए आधारशिला मॉड्यूल हमारा ERAC सिद्धांत पर आधारित है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग सभी। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 की बात की जा रही है, तो ERAC का क्या मतलब है? तो ERAC का मतलब है एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन, यानी कि अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 17 की बात करें तो FLO का क्या मतलब है? तो फोकल लर्निंग आउटकम्स, केंद्रित लर्निंग आउटकम्स, ये FLO का मतलब है। NLO का क्या मतलब है? तो नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स। अब प्रश्न नंबर 19 की बात करें, RT एक्ट 2009 संसद द्वारा कब पारित हुआ? जैसे जो RT एक्ट 2009 है वो संसद के द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। प्रश्न नंबर 20 है, RT एक्ट 2009 कब से प्रभावी हुआ? तो हमें मालूम होना चाहिए RT एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 21 की बात करें तो RT एक्ट 2009 संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो हमें मालूम होना चाहिए संविधान के अनुच्छेद 45 में उल्लिखित है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, RT एक्ट 2009 में कितने आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है? तो हम सबको मालूम होना चाहिए कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को के लिए कही गई है। तो दोस्तों ये 22 प्रश्न आपके इस भाग में मैंने कलेक्ट किए हैं, तो आप लोग इनको जो है अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। और धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी को। धन्यवाद दोस्तों।